एवरीवन एंड वेलकम टू मेक इन सक्सेस। दोस्तों, आज हम आपको पिछले लेक्चर में जो डीसी जनरेटर का थ्योरी हम कंप्लीट किए थे उसके आगे से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को अब जो पेड वाले बच्चे हैं उनको सबसे पहले बता दें, आप लोग परेशान ना हो, कल से आप लोगों को रेगुलरली वीडियो प्रोवाइड होगी। ठीक है, और इधर थियोरी को कंप्लीट करके इसलिए हम बताना चाहते हैं ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर रहे। ठीक है, तो अब चलिए, ये जो फंक्शन ऑफ आर्मेचर कोर है, फंक्शन ऑफ आर्मेचर कोर मैंने बता दिया था। ये आर्मेचर कोर एक्चुअली होता क्या है, ठीक है, उसका इसीलिए मैंने उसको क्या किया है, इसमें ड्रा कर दिया। देखिए, ये स्लॉट्स हैं, इसी में वाइंडिंग किया जाता है। ठीक है, तो आर्मेचर कोर है ये टोटल, और ये आर्मेचर वाइंडिंग है, और ये कम्यूटेटर है। कम्यूटेटर में क्या लगा रहता है, सॉफ्ट। कम्यूटेटर क्या कार्य होता है, एसी को डीसी में और डीसी को एसी में कन्वर्ट करना। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का यही कम्यूटेटर। कम्यूटेटर का मतलब होता है इट्स कन्वर्ट एसी टू डीसी एंड डीसी टू एसी। ओके, ये मेन पॉइंट ये है। ये मतलब जब इसे एसी जनरेटर है, अगर इसको डीसी में करना है तो अंदर तो आर्मेचर में एसी करंट ही होती है, तो वहाँ से ये करंट को डीसी में कन्वर्ट करता है। फिर ब्रश के सहारे से हम लोग क्या करते हैं, बाहर की तरफ हम लोग भेज देते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर, इसका कार्य क्या होता है, कम्यूटेटर का वर्क क्या होता है। ठीक है, वर्क मतलब फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर। फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर में सबसे पहले आप लोग ये और इसमें एक पॉइंट और लिखिएगा, ये हार्ड ड्रॉन कॉपर, मतलब हार्ड ड्रॉन कॉपर का बना होता है। ठीक है, और कम्यूटेटर के सेगमेंट, कम्यूटेटर ऊपर दिखाए उसमें सेगमेंट होता है, जैसे ये आपका सेगमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो सेगमेंट्स होते हैं वो हाई क्वालिटी माइका के बने होते हैं। हाई क्वालिटी माइका, ये डायरेक्टली पूछा जाता है सेगमेंट जो है कैसे मतलब इंसुलेट करते हैं ना एक दूसरे को, तो ये हाई क्वालिटी माइका के बने होते हैं। ठीक है, और इसमें मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि माइका इज़ हार्डर देन कॉपर, मतलब कम्यूटेटर। ये हार्ड ड्रॉन कॉपर का बना होता है ना कम्यूटेटर, तो माइका इज़ हार्डर देन कॉपर, ये आपको याद रखना है। और इसका कार्य क्या है, ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है और डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। कम्यूटेटर सेगमेंट एंड आर्मेचर कंडक्टर एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कम्यूटेटर सेगमेंट एंड आर्मेचर कंडक्टर एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं। तो आप लोग नोट डाउन करिएगा, ये जुड़े होते हैं कॉपर लक्स, नाम है ये, कॉपर लक्स के द्वारा एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, कॉपर लक्स का मतलब जैसे ऐसे कोई होता है और इसी में कोई ऐसा डिज़ाइन होता है कि उसमें ले जा करके क्या किया जाता है, सेटअप कर दिया जाता है, जिससे इसमें कुछ डाल करके ऐसे कुछ इस प्रकार से जुड़ा होता है कम्यूटेटर सेगमेंट एंड आर्मेचर कंडक्टर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है ब्रश गियर। ब्रश गियर क्या होता है, ये हम एक सीरियल वाइज में इसलिए हम आप लोगों को बता रहे हैं कि ये अभी स्टार्टिंग है। ये फंक्शन क्या क्या मटेरियल का बना होता है, कैसे क्या होता है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको मैंने 20-20, 25-25 मिनट के लेक्चर में निपटा रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम ना आए। फिर एक बार थियरी कंप्लीट हो जाती है तो एमसीक्यू आप कहीं से भी लगाइए, कितना भी लगाइए, लेकिन थियरी को बेहतरीन तरीके से कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो ब्रश गियर क्या होता है, ब्रश गियर का मतलब ही होता है ये ब्रश को अच्छे से मतलब एक प्रकार से सहायता देता है और ये उसको नियंत्रित करता है और कार्यान्वित मतलब इसको चलाने में सहायता करता है ब्रश गियर। ठीक है, ब्रश गियर का काम है कि ये ब्रश को पूरा अच्छे सुचारू रूप से चलाए। ठीक है, अब ये दो टाइप होते हैं, एक होता है मॉर्गन कांस्टेंट प्रेशर ब्रश होल्डर होता है, उसी से पकड़ा रहता है ब्रश को, एक टाइप का होल्डर होता है ये ब्रश को पकड़ने का मतलब इधर उधर फिसले ना। ठीक है,
अब एक होता है बॉक्स टाइप ब्रश होल्डर, हैमर टाइप ब्रश होल्डर, तो ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। अब इसका काम क्या है, कुछ तो वर्क हमने बता दिया, इसका फंक्शन क्या है। ये कम्यूटेटर के ये मतलब कार्बन ब्रश जैसे है, कार्बन ब्रश, ठीक है, का मतलब कम्यूटेटर के सरफेस पर ऑन, ऐसे लिखेगा ऑन कम्यूटेटर सरफेस, ठीक है, यहाँ पे ऑन कम्यूटेटर सरफेस, ये कार्बन ब्रश को क्या करता है, होल्डर का काम करता है। कार्बन ब्रश को बाइंडिंग मतलब बांध के रखता है, ठीक है, बंद। ये सभी स्थितियों मतलब किसी भी स्थिति में ये कार्बन ब्रश को कम्यूटेटर से मतलब अलग नहीं होने देता, ठीक है। जो कम्यूटेटर का सरफेस है, यहाँ पे कार्बन ब्रश जैसे लगा हुआ है, ये सरफेस है कम्यूटेटर का, ठीक है, ये कार्बन ब्रश है, तो ये ब्रश गियर का काम होता है कि इससे अलग नहीं होने देगा किसी भी स्थिति में, और ये वाइब्रेशन भी नहीं होने देता है ब्रश गियर। ऐसा ये इसकी क्या होती है, बाइंडिंग होती है, ठीक है। मतलब गतिशील भी हो आपका कम्यूटेटर, शाफ्ट पे लगा होता है तो कम्यूटेटर तुरंत करेगा ही, ये इधर इसके बाद भी इसका संपर्क किससे छूटने नहीं देता है। फंक्शन ऑफ ब्रश गियर, इससे आपका कंसेप्ट बहुत क्लियर हो रहा होगा, बस आप सुनते जाइए, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, मैग्नेटिक पोल वाइंडिंग। अब मैग्नेटिक पोल वाइंडिंग तो हमने आप लोगों को क्या किया बता रखा है क्या होता है, अभी पिछले ही लेक्चर में बताया था कि जैसे ये आपका पोल है, ठीक है, ये आपका पोल है और इस पर बाइंडिंग की जाती है, ठीक है, क्या किया जाता है, बाइंडिंग, इसे बोलते हैं मैग्नेटिक पोल वाइंडिंग। पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ मैं इसको, ठीक है। ये पोल शो होता है काउंटर संक स्क्रू द्वारा क्या होता है, जुड़ा होता है, ठीक है, और ये आपका होता है योक में सब सेट होते हैं, ये स्क्रू द्वारा कनेक्ट होता है, ओके। ये पोल शो है, ये पोल कोर है, ये मैग्नेटिक पोल वाइंडिंग है। इसका मैग्नेटिक पोल वाइंडिंग क्या करते हैं हम लोग, एक्साइटेशन वाइंडिंग भी बोलते हैं। ये एक्साइटेशन के लिए ही क्या होती है, प्रयुक्त होती है, मतलब उसका यूज हम लोग एक्साइटेशन में ही करते हैं और इसका कोई अपना यूज नहीं है, ठीक है। अब कार्बन ब्रश के बारे में जानते हैं, कार्बन ब्रश आखिर होता क्या है। अब मैंने ब्रश के बारे में पहले ब्रश गियर के बारे में बता दिया, और कार्बन ब्रश क्या करता है, कम्यूटेटर से, ठीक है, जो आउटर सर्किट है उससे, जैसे कम्यूटेटर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दिया, डीसी मशीन के लिए एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे लगाएंगे आप ब्रश, ठीक है, ये ब्रश क्या करता है, इस सर्किट में डीसी की जो आवश्यकता है तो ये क्या करता है, इसी सर्किट में करंट को डीसी को फ्लो करवाता है, ठीक है। मतलब ये करंट को कलेक्ट करता है, ये ब्रश है, कौन सा ब्रश है, कार्बन ब्रश, मतलब करंट कलेक्ट करता है, इसीलिए इसको बोलते क्या, कार्बन ब्रश, ओके। कार्बन ब्रश करंट को कलेक्ट करना ही कार्य है इसका, कार्बन ब्रश का, ठीक है। एक होता है ग्रेफाइट ब्रश, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है करंट कैरिंग, तो दोनों तो करंट को कलेक्ट ही करते हैं, ठीक है। बस अंतर ये है कि ये जो ग्रेफाइट है ये बड़े मशीनों में इस्तेमाल होता है, ठीक है, और ये जो कार्बन है ये आपका मध्यम आकार की मशीनों, मतलब मीडियम साइज की अगर कोई मशीन है तो उसमें हमारा क्या यूज होगा, कार्बन ब्रश, ठीक है, क्या होगा, कार्बन ब्रश। और लार्ज मशीन है, लार्ज अगर मशीन है तो इसमें कौन सा ब्रश यूज हम लोग करेंगे, ग्रेफाइट का, ठीक है, ग्रेफाइट ब्रश का इस्तेमाल करेंगे। अब ये आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अब एंड प्लेट्स का क्या कार्य होता है, जैसे यहाँ पे ये आपका योक था ना, यहीं पे एक एंड प्लेट्स निकली होती है, ये शाफ्ट को भी क्या करती है, सहायता देती है अपने ऊपर मतलब निकलने के लिए, शाफ्ट को भी सहायता देती है, और इसका एक शाफ्ट को मतलब टेक करता है, ठीक है, और ये संपूर्ण आर्मेचर के भार को भी अपने ऊपर सहन करने की क्षमता रहती है एंड प्लेट्स पे, ठीक है। ये आपको समझ में, एक आती है बियरिंग, ये आपकी है बियरिंग, ठीक है, बियरिंग, ये हो गई बियरिंग, और इसी के बीच में क्या होता है हमारा शाफ्ट
लगा होता है। क्या होता है? शाफ्ट। बियरिंग की सहायता से शाफ्ट हमारा क्या होता है? लगा रहता है और आराम से घूमता रहता है। और इधर 3 टाइप की बियरिंग होती है, बाल बियरिंग होती है, रोलर बियरिंग होती है, ठीक है, एक होती है स्लीव बियरिंग होती है। तो वो जब क्वेश्चन हम कराएंगे उसमें डिटेलिंग किए हैं, ठीक है, उस क्वेश्चन में आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से मिल जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका एंड प्लेट्स। तो बता दिया क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शन ऑफ एंड प्लेट्स। फंक्शन ऑफ एंड प्लेट्स बता दिए कि ये क्या करता है? आर्मेचर के शाफ्ट को टेक करता है और ये अपने ऊपर संपूर्ण भार को टेक किए हुआ होता है। एंड प्लेट्स के बारे में एक और जान लीजिए, ये बना होता है कॉस्ट आयरन का, ठीक है, और ये बना कॉस्ट आयरन का और रोल्ड आयरन का, कॉस्ट आयरन, रोल्ड आयरन, ठीक। एक ही अंग होता है ये योक और एंड प्लेट्स, एक ही ये होता है। योक के दोनों खुले सिरों पर नट द्वारा, मतलब नट बोल्ट द्वारा कसा हो। योक होता है ना, यहाँ पे और यहाँ पे नट बोल्ट द्वारा ये मतलब फिक्स होता है, कस दिया जाता है। फिर इसमें पूरा ये अपने ऊपर भार को क्या रखता है? केंद्रित रखता है, मतलब ज़्यादा लोड यही सहन करता है, ठीक है। फंक्शन ऑफ एंड प्लेट्स आपको पता चल गया, भार और सतह है। और बियरिंग्स के बारे में मैंने बता ही दिया, बियरिंग्स क्या होती है। बियरिंग्स का मेन कार्य क्या है? ये शाफ्ट के दोनों एंड के, ये आपका बियरिंग है, देखिए अच्छे से, ये आपकी क्या है? बियरिंग है। 2 बियरिंग के बना रहा हूँ और ये आपका क्या है? सॉफ्ट, ठीक। सॉफ्ट एकदम ऐसे एग्जैक्ट ऐसे ही होता है जैसे मैं बना रहा हूँ, सटा नहीं होता, एक दूसरे को टच नहीं करता है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? सॉफ्ट। ये होती है बियरिंग आपकी, ज़्यादातर बाल बियरिंग का ही इस्तेमाल होता है। ये आपका हो गया सॉफ्ट, ठीक है। सिर्फ दोनों सिरों पे क्या होता है? सॉफ्ट के टेक किया रहता है, उसी के अंदर से निकलता है सॉफ्ट, ठीक है। और नेक्स्ट है आर्मेचर कॉयल। आर्मेचर कॉयल का मतलब क्या होता है? ये जो स्लॉट्स में, अभी मैंने आर्मेचर कोर जो बनाया था ऐसे करके, इसमें स्लॉट्स बने हुए थे ऐसे ऐसे करके, तो इसी में आर्मेचर कॉयल को क्या किया जाता है? सेटअप किया जाता है, ठीक है। और ये आर्मेचर कॉयल का क्लासिफिकेशन होता है आर्मेचर वाइंडिंग में, क्लासिफिकेशन ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग। तो एक लैप वाइंडिंग होती है, एक वेव वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग में ए इज इक्वल टू होता है पी और वेव वाइंडिंग में ए इज इक्वल टू होता है 2, ठीक है। अब इधर ए क्या है और पी क्या है? पी इज द पोल, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ पोल की संख्या। ए क्या है? नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, ठीक है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब ये आपका टोटल इस लेक्चर में जो वीडियो बनी है, इसमें हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया है अपना टोटल, इस लेक्चर में पूरा जो पिछला लेक्चर है और ये वाला लेक्चर, टोटल हम लोगों ने उसका कंस्ट्रक्शन के बारे में हम लोग जानकारी लिए हैं। अब कंस्ट्रक्शन से आपसे किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछ ले, वेव वाइंडिंग क्या होती है, लैप वाइंडिंग क्या होती है, इस दोनों से क्वेश्चन ये बनता है, A = P, A = 2 इक्वेशन। फिर एक EMF इक्वेशन आता है डीसी जनरेटर का, EMF इक्वेशन आएगा। फिर स्टेटर रोटर में कुछ पॉइंट रह जाते हैं। फिर इसके बाद आपका टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर हम लोग आपको लेके चलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक आप लोग लेके देखिए क्या है, EMF ऑफ डीसी जनरेटर, ठीक है। EMF ऑफ डीसी जनरेटर मतलब डीसी जनरेटर का EMF। अब देखिए फाई कुछ नोट डाउन करा रहा हूँ, इसका डेरिवेशन इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए उसमें फालतू टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये होता है फाई होता है फ्लक्स पर, जो लिख रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट, फ्लक्स पर मैग्नेटिक पोल, ठीक है, फ्लक्स पर मैग्नेटिक पोल, ओके, फ्लक्स पर मैग्नेटिक पोल इन वेबर मतलब इसकी यूनिट होती है फाई की, ओके। और पी होता है टोटल
अभी क्वेश्चन हम सॉल्व करवाएंगे तो इसी का आपका बेस लेकर इसी वाले फॉर्मूले से चलना पड़ेगा, तभी आपका सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्या पोल्स। ठीक है, अब एक होता है जेड, एस इंटू सी, दिस इज एस क्या होता है स्लॉट्स, नंबर ऑफ स्लॉट्स, एस इज नंबर ऑफ स्लॉट्स, और ये क्या होता है उस स्लॉट्स में नंबर ऑफ कंडक्टर, नंबर ऑफ कंडक्टर। ठीक है, और ये टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर होता है, जेड क्या होता है टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर। जेड की बात कर रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर, और ये नंबर ऑफ कंडक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नंबर ऑफ कंडक्टर और टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर। अब ई इज इक्वल टू देखिए, अब फार्मूला जो नोट कर रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ई इज इक्वल टू होता है आपका 5 ZNP अपान में 60A। ओके, 5 ZNP अपान में 60A, ये आपका है EMF इक्वेशन, इतना नोट डाउन करना। अब यहाँ पे क्वेश्चन निकल के आता है, यहीं पे हम बताते हैं। ठीक है, जो बच्चे सीरियसली पढ़ रहे हैं उनके लिए देखिए, यहीं पे पूछता है कि ई वेव, ठीक है, मतलब ई वेव का मतलब समझ रहे हैं, ई वेव मतलब EMF जो है आपका वेव वाइंडिंग के लिए क्या होगा, तो मैंने बताया वेव वाइंडिंग के लिए E इज इक्वल टू कितना होता है 2, तो यहीं पे हम लोग लिख देंगे 5 ZNP अपान में 120, ये आपका ई वेव है। अब यहाँ हम लोग निकाले ई लैप, मतलब लैप वाइंडिंग के लिए EMF हो जाएगा 5 ZN अपान में 60। क्यों? क्योंकि इसमें होता है A इज इक्वल टू P। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग फॉर्मूला निकालते हैं ए वेव। ठीक है, यहीं से निकालते हैं हम लोग ई वेव, मतलब EMF ऑफ वेव वाइंडिंग इज इक्वल टू P/2 ई लैप। ठीक है, EMF ऑफ वेव वाइंडिंग इज इक्वल टू P/2 EMF ऑफ लैप वाइंडिंग। ओके, तो आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है, या इसी तरह से आपको पता चल गया होगा कि कौन सा ज़्यादा है, लैप वाइंडिंग वाला ज़्यादा है कि वेव वाइंडिंग वाला ज़्यादा है। तो कौन सा ज़्यादा है आपका, कौन सा ज़्यादा है, वेव वाइंडिंग वाला। ठीक है, क्योंकि यहाँ से P को निपटारा हो जा रहा है, और नंबर ऑफ पोल्स मिनिमम होते हैं 4। ठीक है, किसी भी मशीन का कंस्ट्रक्शन करेंगे आप तो 4 पोल लेकर ही करते हैं। ठीक है, एक तो N और S तो करते ही हैं, एक इधर भी होता है इस तरह से। ठीक, तो जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम तो इसी तरीके से क्वेश्चन को क्या करेंगे हम लोग टोटल सॉल्व करेंगे। तो EMF आपका हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं हम, इसी में एक और फार्मूला होता है, जैसे 2 DC मशीन दे दिया, DC जनरेटर दे दिया, तो E0 इक्वल टू आप लिखेंगे 5 इसके लिए पहले वाले मशीन के लिए दूसरा होगा। ठीक है, फ्लक्स 5 ZN1P अपान में 60A। ठीक है, फिर EG2 हो गया आपका, EG2 क्या हो गया 5 ZN2P अपान में क्या हो गया 60A। इतना तो आपको कंफर्म हुआ ना। फिर EG1 अपान में EG2 इज इक्वल टू N1 अपान में N2, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इंटू 5 अपान में 5 दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। ये पूछता है 2 DC जनरेटर को कंपैरिजन को लेकर के। ठीक है, और यहाँ पे एक आप लोग जो रोटर होता है हमारा, रोटर मीन्स क्या, वो जो आर्मेचर कोर बनाया था उसी को रोटर बोलते हैं। ठीक है, इसमें आर्मेचर वाइंडिंग होता है, क्योंकि इसी को आर्मेचर बोलते हैं, तो आर्मेचर वाइंडिंग किस में होगी, रोटर में ही होगी, स्टेटर में थोड़ी ना होगी। ठीक है, स्टेटर में तो फील्ड वाइंडिंग होती है, अभी मैंने उसको भी बना कर दिखाया। और स्टेटर एंड रोटर किसका बना होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बना होता है। ओके, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या करते हैं, पास करते हैं। तो एक नोट डाउन आप लोग यहाँ पे नोट बनाकर लिखिएगा, स्टेटर एंड रोटर, क्या लिखेंगे, स्टेटर एंड रोटर
मेड, किसका ये बना होते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बने होते हैं। ओके, और क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास करते हैं, क्या समझ रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने अंदर से पास, इसी, और स्टेटर में क्या होती है आपकी फील्ड वाइंडिंग होती है, दैट इज़ नोटेड पॉइंट। स्टेटर में होती है फील्ड वाइंडिंग, पूछता है डायरेक्टली, और रोटर में होता है कौन सी वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग। ओके, रोटर में कौन सी वाइंडिंग होगी, आर्मेचर वाइंडिंग होगी। तो इतनी चीज़ें जो मैंने आपकी बताई है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी जनरेटर। पहले बात तो डीसी जनरेटर के बारे में जानेंगे, फिर उसके टोटल पार्ट्स के बारे में जानेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स जानेंगे, और फिर जितने भी उसके इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं सबको जानेंगे। किसी भी पार्ट को मिस नहीं करना है, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करनी है। ओके, और पेड वालों बच्चों के लिए एक बार फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो उनको कल से रेगुलरली प्रोवाइड होगी, तो इसको बहुत ही ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।